Hello guys, this is Akshay Tripathi. Welcome to my YouTube channel Classify. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग काफी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशंस में बढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशंस में हमने क्या क्या देखा था उसका एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पॉइंट चार्ज देखा हुआ है, हमने लाइन चार्ज के बारे में बात की, हमने रिंग के बारे में बात की, हमने हाफ रिंग के बारे में भी बात की, हमने डिस्क को भी लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखिए, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आज हम लोग डिस्क का बात करते हैं। लास्ट वीडियो हमने डिस्क का पूरा अच्छे से देखा था, लेकिन एक दो पॉइंट जो कि अलग से अच्छे लेवल पे पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग और देख लेते हैं, जिससे आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक वाई फील्ड हमारी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। डिस्क के बारे में थोड़ा सा और बात करनी है हमको। डिस्क पहला पॉइंट हमारा है डिस्क। क्या होता है डिस्क के बारे में? हम लोगों ने पूरी फील्ड निकाली थी, मैं उसको फिर से नहीं निकालूंगा क्योंकि वो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। फील्ड हमारी आई थी एक डिस्क की वजह से, उसकी एक्सिस पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या था, आर क्या था, बिल्कुल आपको पता है। एक्स डिस्टेंस है, एक्सिस पे कितनी दूर, आर उसकी रेडियस होती थी। ये हम लोगों ने देखा था एक नॉर्मल डिस्क के लिए, बहुत बढ़िया देखा हुआ था। हम लोगों ने इनफाइनाइट डिस्क का भी वहां पे अच्छे से डिस्कशन करके रखा है, लेकिन उसमें से थोड़े से पॉइंट जो कि इनफाइनाइट डिस्क के लिए और अच्छे से बता देता हूं इस वीडियो में। इनफाइनाइट डिस्क के लिए, इनफाइनाइट डिस्क क्या काम है इसका? क्या मैंने क्या बोला था? जरूरी नहीं कोई डिस्क इनफाइनाइट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला था कि डिस्क बहुत हो सकता है लिमिटेड साइज की हो, लेकिन आप उसके उतना पास चले जाते हो, इतना क्लोज चले जाते हो कि एक्स की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है एज कंपेयर टू आर, तो वो भी इनफाइनाइट डिस्क की तरह बिहेव करने लगती है। ये पॉइंट हमने सीखा था, इस पॉइंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जरूरी नहीं है कि आपकी डिस्क इनफाइनाइट बहुत ही बड़ी हो, मे बी वो एक लिमिटेड साइज की हो, लेकिन एक्स आपका इतना छोटा हो जाता है उसके कंपेयर में कि वो इनफाइनाइट डिस्क की तरह बिहेव करेगी। ये पॉइंट हमने देखा था। वहां पे फील्ड हमारी कितनी होती थी उसकी भी वैल्यू हम लोग बात की थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, इतनी हमने फील्ड भी देखी थी, बहुत अच्छे, इसको आपको पता हो। यहाँ पे 1 या 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि हम लोगों ने सीख लेने चाहिए, बस उनकी बात मैं और करूंगा, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। इनफाइनाइट डिस्क के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या ये वैल्यू कभी चेंज होने वाली है? सिग्मा कांस्टेंट होगा, ये एक पर्टिकुलर शीट होगी या कोई भी एक डिस्क होगी, उसके लिए कांस्टेंट होने वाली है वैल्यू, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। शीट भी बोल सकते हैं, डिस्क को आप शीट भी बोल सकते हैं। एक शीट कैसे बोल सकते हैं? जब आप एक मान लीजिए डिस्क है, इसके बहुत पास चले जाओगे तो ये दिखेगा, जब उसको देखना चाहोगे तो बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। बहुत, आप कभी इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हो, जब आप किसी चीज के बहुत पास क्लोज चले जाते हो तो देखते हुए बहुत ही बड़ा लगता है, बिल्कुल प्लेन है, तो इसको आप एक शीट की तरीके से भी बिहेव कर सकते हो। मान लो ये कोई पार्टिकल है या कोई एक बच्चा है या कुछ भी है, ये इसके बहुत पास चला जाए तो इसको लगेगा ये एक इनफाइनाइट है, दूर चला जाए तो लगेगा एक सर्कुलर फॉर्म में। तो इस चीज को ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर। ये आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप इस चीज में देखिए, सिग्मा चेंज होने वाला है कभी नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट चार्ज डेंसिटी है, तो ये कभी चेंज होने वाली नहीं। एप्सिलॉन कभी चेंज होने वाला है क्योंकि वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, वो भी कभी चेंज। तो क्या ये वैल्यू कभी चेंज होने वाली है? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि एक इनफाइनाइट डिस्क हो सकता है इनफाइनाइट हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या ना हो, जब आप उसके बहुत क्लोज चले जाए तब भी वो इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगी, तो वहां पे फील्ड कांस्टेंट रहने वाली है हमेशा। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था जो कि मुझे एक बार और बताना था। दूसरा पॉइंट इसमें और एक जो रिलेटेड है कि एक पहला तो हो गया कि फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहने, दूसरा हमेशा एक इनफाइनाइट शीट या डिस्क हो, उससे जहां पे भी फील्ड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होने वाली है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा इस पॉइंट पे गौर करिएगा कि इस चीज को मैं रफ करके आपको सही से बताता हूं कि मान लो ये आपके पास शीट है जो कि एक डिस्क की तरह बिहेव कर सकती है, मैं बता चुका हूं कैसे। इसके अगर इस पॉइंट पे आप फील्ड इंटरेस्टेड हैं, ये इनफाइनाइट शीट है हमारी, तो इस पॉइंट पे फील्ड तो हमारी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नो डाउट इतनी ही होने वाली है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी तो मैटर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन इट्स वैल्यू बट ऑल्सो इट्स डायरेक्शन, की डायरेक्शन उसकी कैसी होने वाली है। तो हमेशा याद रखना है कि एक इनफाइनाइट शीट या इनफाइनाइट डिस्क के लिए उस डायरेक्शन हमेशा प्लेन का, जो शीट का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होने वाली। अगर आप इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो देखिएगा इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है,
तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि शीट के परपेंडिकुलर होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, इतना ही हमको इसमें समझना था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं डिस्क के ही थोड़ा सा और एक अच्छा एग्जांपल। तो हम लोगों ने डिस्क की तो बात कर ली, इनफाइनाइट डिस्क की। अब एक डिस्क का और फॉर्म हो सकता है क्या, उसको भी देख लेते हैं। एक आपने सीडी देखी होगी, सीडी के अंदर देखिए होता है एक कटा हुआ एनुलर डिस्क बोलते हैं, जिसकी एक सेंटर से एक फिक्स रेडियस होती है R1 और एक मान लो स्मॉल r है, यहां से ये कैपिटल R है, दो रेडियस होंगे। तो इतने एरिया में, इतने जहां से ये R1 तक का सरकमफेरेंस के अंदर कुछ नहीं होता, इतने में होता है। आप नॉर्मली जान सकते हैं सीडी की तरीके से बात कर सकते, सीडी इसी टाइप की लगभग होती है। तो इसकी डिस्क की फील्ड कितनी होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन से ज्यादा इसके अंदर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही जगह आप अप्लाई कर सकते हो सकता है इसके ऊपर नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए जहां पे इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में ऐसे सेट कर लेना है कि छप जाए, मतलब छप जाए, कभी फोटोकॉपी ना तो आपको दिमाग में ऐसे आ जाए कि फोटोकॉपी आ जाए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, सुपर इंपोजिशन। सुपर इंपोजिशन, स्पेलिंग ठीक है। चलिए कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। मेन सुपर इंपोजिशन जो भी स्पेलिंग होगी ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहता है ये कंसेप्ट, क्या कहता है, ये कहता है कि आप सोचिए कि इस डिस्क को पहले बनाओगे कैसे। इसको बनाने का क्या तरीका, मैं कह दूं हाइपोथेटिकली इस चीज को मानो कि एक मास निगेटिव मास जैसा कुछ नहीं होता, फिलहाल निगेटिव मास जैसा, लेकिन हाइपोथेटिकल एक कंसेप्ट दिमाग में सोचो कि अगर मुझे इस डिस्क को बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, कैसे अप्रोच करता। मैं एक बड़ी डिस्क लेता कैपिटल रेडियस R की, एक मैं छोटी डिस्क लेता जो स्मॉल r रेडियस की होती। इसका मास निगेटिव है, इसका मास निगेटिव है, इसका मास पॉजिटिव है, इसका मास m1 है, इसका m2 है। मान लो फॉर एग्जांपल इसका मास निगेटिव है, तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं निगेटिव है, माइनस सिग्मा। इसके ऊपर प्लस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दोनों की डेंसिटी बराबर है। और इसके ऊपर मान लेते हैं टोटल चार्ज सिग्मा, मतलब चार्ज डेंसिटी इसकी भी है, तभी हम लोग सिग्मा सिग्मा। अब आपस में अगर मैं इनको ऐसे ऐड करूं तो एक पॉजिटिव मास है, एक निगेटिव मास ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम इसको सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए अगर मुझे इसको बनाना होता या तो मैं इसमें डायरेक्ट होल कर देता, कट करता, लेकिन मैं कहूं कि मैं एक पूरी डिस्क लेता हूं और एक दूसरी डिस्क उसके ऊपर सुपरइम्पोज कर देता हूं जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी की निगेटिव मास की होगी। इसका कंसेप्ट यहां पे भी इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है रोटेशन में, वहां पे भी जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सब जब सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेशंस करते हैं वहां पे भी इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो सुपर पोजीशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की हमने कैपिटल R रेडियस की ली और एक स्मॉल r रेडियस की निगेटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा की ले ली। अब जब इन दोनों को सुपर इंपोज कर रहे हैं तो ये धीमे धीमे ऐसे उठ के, ये धीरे 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 लाए, आराम से उठा के यहां पे ऐसे ऐसे रख दिया, तो ये स्मॉल r रेडियस का हो गया। इसने इसको सुपर इंपोज कर दिया, मतलब इतना अंदर का हिस्सा गायब हो गया, यहां पे आप पहुंच गए। तो इसके सर्फ चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई सिग्मा, आप यहां तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया पहुंच गए, बहुत अच्छा, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक चीज आप इसमें हमको बताओ, इसमें अब एक चीज बताओ, ये कंसेप्ट है सुपर इंपोजिशन का। अब इसका फील क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये भी तो समझना है। अगर मैं इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं फील्ड निकालने के लिए, इससे अगर मान लो ये आपकी नॉर्मल है R रेडियस वाली और मैं इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो मैं इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेता हूं। इसकी ये रफ कर देता हूं मैं साइड का, मैं इसकी वजह से पहले इसको रफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इसको देखते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं, इसकी वजह से इसके एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, तो मैं E की वैल्यू निकालूंगा। आपको पता है कितना होती है, कितना होती है, एक है ना एक्सिस पे, एक डिस्क की वजह से, पूरी डिस्क है इसकी वजह से कितनी होती है, हम लोग यहां पे निकाल के रख लेते हैं E1। मान लो E1 उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी ही होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वीडियो में पूरा ही बता चुका हूं, ऐसा कि मान लो ये x डिस्टेंस दूर था, वहां पे इतना ही होगा, बहुत बढ़िया। अब ये डिस्क को मैं हटा देता हूं, मान लो ये थोड़ी देर के लिए डिस्क नहीं है, या इसी के ऊपर एक मैं दूसरी डिस्क को ला दे रहा हूं जो कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी की है, एज कंसेप्ट ऑफ सुपर इंपोजिशन निगेटिव, तो उसकी वजह से फील्ड कितनी होगी, E2 मान लो होगी। E2 थोड़ा यहां पे लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा E2। अब इस डिस्क को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी की छोटी स्मॉल r रेडियस की थी, अब उसकी वजह से यहां पे फील्ड कितनी होगी, इतनी ही होगी लगभग। बस यहां पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी। निगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव करेंगे तो वो तो आपको ऐड करो और आपको इतने हिस्से को खाली करना है ना,
तो आप उसके लिए क्या कहोगे कि हम सुपर इंपोजिशन लगाते हैं ऐसे कि ये एरिया गायब हो जाए। गायब कब होगा? जब पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव आप ऐड कर दोगे। पॉजिटिव पे पॉजिटिव ऐड करो तो वो बढ़ेगा। हमको बढ़ाना नहीं, हमको घटाना है। घटाना है तो हमको सुपर इंपोज करवाना पड़ेगा। तो अब निगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स ही डिस्टेंस पे आपको निकालना है, बिल्कुल। तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, नॉट कैपिटल, क्योंकि आप स्मॉल रेडियस वाले के लिए बात कर रहे हो, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये छोटे वाले की वजह से, ये बड़े वाले की वजह से। लेकिन नेट कितना है? नेट तो एक्चुअली इन दोनों का समेशन होने वाला है। वेक्टर तरीके से आप इन दोनों को ऐड करने वाले हो, तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो। बहुत बढ़िया। इस चीज को हम हटा देते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या करना है, ये समझ आ गया। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ई नेट आने वाली है उस पॉइंट पे। इस डिस्क की वजह से, इस एनुलर डिस्क की वजह से इसके एक्स डिस्टेंस दूर यहां पे ई नेट आएगा, जो कि हम लोग कैलकुलेट करने वाले। ये आर रेडियस का है, ये कैपिटल आर। जो अब आए, इन दोनों का समेशन होना चाहिए। इन दोनों का समेशन करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, दोनों में दिख रहा है। लेकिन ये माइनस साइन है। अब इसको सीधे कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। लेकिन जब इसके साथ आप देखोगे तो माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप पूरा कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये यहां पे माइनस, यहां पे प्लस आएगा। तो -1 प्लस आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्मॉल यहां पे आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि यहां पे स्मॉल है, स्मॉल आर स्क्वायर है। इतना देखा तो 1 1 कैंसिल हो गया। तो यहां पे ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे एक्स भी बाहर ले लिया क्योंकि यहां पे दोनों में कॉमन है, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या बचा? अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतनी फील्ड आएगी हमारी, इतनी फील्ड की वैल्यू आने वाली है। ये याद रखिएगा। हमारा ई नेट कितना आने वाला है? हमारा ई नेट आने वाला है सिग्मा इंटू एक्स। अब एक्स कहां से है? दोनों से हमने कॉमन निकाल लिया। सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी वैल्यू आने वाली है इस एनुलर डिस्क के लिए। हम लोगों ने नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज किया। सुपरपोजिशन का ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यूज करके इस चीज को हमने किया है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? दूसरा तरीके से कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वीडियो मैंने जो आपको इंटीग्रेशन मेथड बताया है, आप सिंपल उसको फॉलो करें। बस आप इंटीग्रेट लिमिट, हम लोग वहां से 0 से आर ले गए थे, यहां से 0 से आर ना ले जाके हम लोग स्मॉल आर से कैपिटल आर लेके जाएंगे। बस इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं उस चीज को बता देता तो कुछ नया नहीं बता पाता। अगर नया बताना था तो मुझे ये कंसेप्ट आपको इसलिए बताना था, इसलिए ये पूरा कंसेप्ट था हमारा इसका। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं लाइन चार्ज। लाइन चार्ज वो नहीं जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। लाइन चार्ज ऐसा जो कि हम समझने जा रहे हैं। थोड़ा वेट करो, मिलेगा, सबको मिलेगा। तो हम लोग लाइन चार्ज की बात करेंगे। लाइन चार्ज जो कि हम लोग लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उसकी नहीं, लाइन चार्ज नया। हम लोग लास्ट वीडियोस में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि उसकी एक्सियल लोकेशन पे बात करते थे कि लाइन चार्ज है, उसकी वजह से इंटरेस्टेड फील्ड हम लोग निकालना चाहते हैं, उसकी एक्सियल लोकेशन। लेकिन वो हम नहीं देखेंगे, वो देखना होता तो फिर इसमें मैं क्यों बनाता। इस चीज़ को हमने नया आएगा कि लाइन चार्ज तो है हमारा, लाइन चार्ज बहुत बढ़िया, लाइन चार्ज ही है। लेकिन हम लोग अब लाइन चार्ज की इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। क्या मतलब है कि आप लाइन चार्ज ऐसा है आपका है, ये फिक्स लेंथ का है, अभी कुछ इसकी लेंथ होगी, हम लोग उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। इनफाइनाइट लेंथ का भी इसी के बाद इसी में देखेंगे, लेकिन अभी इसकी कुछ फिक्स लेंथ होगी। मान लिया कुछ है, उससे कुछ डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, जो कि इससे आर डिस्टेंस दूर है, परपेंडिकुलरली इससे आर डिस्टेंस दूर है। तो वहां पे हम लोग को फील्ड निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे भैया, आप ये बताओ, क्या ये एक पॉइंट चार्ज है? नो, इट्स नॉट अ पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम लोग क्या डायरेक्ट पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे एलिमेंट्स में। हमने मान लिया इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इतना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने कहा इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। क्यों एलिमेंट लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट से ही मिलके बना हुआ है। तो हमने कहा जहां से इसका पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके नीचे अब x डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट ले लिया dx एलिमेंट। तो ये हमारे पास dx एलिमेंट है, इसका चार्ज कितना होगा? dq कितना होने वाला है? लैम्डा dx। ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई। लैम्डा dx क्यों होने वाला है? क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ आपकी लैम्डा है, तो उसमें आपने उसकी
लेंथ को जो कि dx है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका चार्ज dq मिल गया। तो dq मिल गया, हाँ बहुत बढ़िया। अब इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से इस पॉइंट पे एक फील्ड होगी, हाँ फील्ड होगी, वो कैसे होगी, वो इस डायरेक्शन में होने वाली है dE। क्यों? छोटी सी चार्ज की वजह से, छोटी सी फील्ड, बड़ा चार्ज होता तो बड़ी फील्ड होती, यहाँ पे छोटू सा है तो छोटू सी होगी। अब ये भी पता है कि अलोंग द लाइन होती है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप कहीं पे भी जाते हो तो अलोंग द लाइन होती है। आउटवर्ड होगी कि इनवर्ड्स होगी वो हम लोग बात कर सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। अगर आपको कुछ भी बोल के नहीं रखा जाता है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो सिंपली रिपेल कर रही। तो लेकिन देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्यों अटपटा लग रहा है? इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। एक्स वाई डायरेक्शन कैसे लेते हैं? एक इसके पैरेलल ले लेते हैं और एक इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये डायरेक्शन है कि ये डायरेक्शन, अगर ये एंगल थीटा है हमारा, इस चीज को थोड़ा सा सही से लिखते हैं, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल कितना होने वाला है? बिल्कुल है थीटा ही होना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा है तो वो भी थीटा ही होगा। तो सिंपली अब इस कंपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं। इसका ये कंपोनेंट कितना होने वाला है बताइए जरा? डी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। ये कंपोनेंट कितना होने वाला है? डी साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आप लोग में कुछ ना कोई लोग कंफ्यूज होने वाला है। पूछो कैसे? क्यों? क्योंकि डी साइन थीटा बहुत लोग बोलेंगे जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो? नहीं, इसको कैंसल आउट करने वाला नीचे मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में कोई फीड नहीं होगी, इसमें ऐसी होगी। ऐसा जब बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पॉइंट गलत है, जरूरी नहीं है। ऐसा कब होगा? जब भी मिड पॉइंट पे, मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट बोला कि मिड पॉइंट पे ही हो, ये जितना हिस्सा ऊपर उतना हिस्सा नीचे, बिल्कुल मिड नहीं। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है। तो इधर फील्ड ज्यादा हो सकती है, इधर कम, तो उनका नेट जरूरी ना जीरो, या इधर फील्ड कम हो सकती है, इधर ज्यादा, तो इसका नेट जीरो नहीं हो सकता। हो सकता है इनका कुछ वैल्यू आए। तो इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि इसकी वजह से जो नेट फील्ड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि ऐसा एक एलिमेंट इधर लिया तो ऊपर फील्ड आ गई, ऊपर लेंगे तो नीचे आ जाएगी, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं। वो एक केस है पर्टिकुलर, क्योंकि हम लोग जनरलाइज बात करेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस फील्ड को कैलकुलेट तो कर लेते हैं। अब निकालिए तो कैलकुलेट भी तो करना हमारे काम है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप बात बताओ, डी की वैल्यू कितने होने वाली है? डी की वैल्यू सिंपल कितने होने वाली है भाई? पॉइंट चार्ज है, छोटी सी फील्ड है, पॉइंट चार्ज की वजह से, तो के क्यू कितना है? लेमडा डी एक्स डी क्यू, जो कि हमारा लेमडा डी एक्स अपॉन डिस्टेंस कितनी है? ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितनी होने वाली है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस लगा सकते हो, ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें आराम से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को तो आप बोल दो टाटा वाई बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट को, तो नीचे सिर्फ बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी हमारी डी ही आ गई। बहुत बढ़िया। तो हमारा अब डी है। अब इस कंपोनेंट में हम निकालना चाहते हैं, इसमें निकालना चाहते हैं, अलग अलग। क्यों? हम लोग इंटरेस्टेड है कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। इसको हमने ब्रेक कर दिया, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो सुनूंगा कि तुमको अच्छे नहीं है तो हम तुमको हटा के ऐसे ऐसे में ले आते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डी का हमको कौन सा लेना है? डी कॉस थीटा। ये किस डायरेक्शन की होगी? ई एक्स डायरेक्शन की होगी, या और पैरेलल डायरेक्शन, ओ या परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर यही तो होने वाली है, एक्स की या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके? इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें होने वाली है। इसको इंटीग्रेट करो कहां से भैया? इंटीग्रेशन तो बताया ही नहीं है, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? इसकी लेंथ तो आपने बताई नहीं कुछ हमको, बिल्कुल नहीं बताई मैंने आपको, मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं बताई। लेकिन हम लोग लेंथ के टर्म में नहीं करेंगे, हम लोग इसको थीटा के टर्म में करेंगे। क्यों? क्या बोलने का मतलब है? आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाओ, इसके टिप पे एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक एंगल बनाएगा थीटा 1 मान लिया, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे चलेगा थीटा 2 एंगल मान लो बनाता है, ये थीटा 2 एंगल है। दोनों पूरी लाइन चार्ज आपका कवर हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट से अगर आप थीटा 1 से थीटा 2 घूम जाओ तो पूरी लाइन चार्ज कंप्लीट हो गई। हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गई। तो हम लोग थीटा 2 से थीटा 1 तक चले गए। क्या ये सही है? अब भी ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? इसको भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जानबूझ के पहले गलत लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर कभी डेरिवेशन के फॉर्म में इस चीज को पूछा गया, किसी कंसेप्ट में आपको अप्लाई करवाया गया, तो आप गलत हो सकते हैं।
क्यों? क्योंकि आप हमेशा फिजिक्स बोलते हैं कि अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो दूसरी डायरेक्शन को आपको निगेटिव लेना पड़ता है। यहां पे आपने क्या, यहां पे तो ठीक है θ1 थीटा, लेकिन जब आप लिमिट लोगे तो आप नीचे से ऊपर जा रहे, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसके ऊपर गए तो आप पॉजिटिव हो तो नीचे हो तो निगेटिव होना चाहिए कि नहीं? तो एक जब आप निगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, अगर मैं कह दूं नीचे निगेटिव है तो इसके ऊपर भी आप तो जा रहे हो ना θ1 से θ2, तो पॉजिटिव अगर आप नीचे ही रहते तो आपको सिर्फ θ1 वो दो पॉजिटिव लेना पड़ता, θ2 भी पॉजिटिव लेना पड़ता, लेकिन आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाना जरूरी है। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, फिजिक्स यही बोलती है। बहुत बढ़िया। अब इस चीज को इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। इंटीग्रेट करके क्या मिल जाता है? डी कॉस थीटा है। बहुत अच्छे, डी कॉस थीटा है हमारे पास, इसको इंटीग्रेट वैल्यू डाल दी के लेमडा डी एक्स। या वैल्यू डालने से पहले आप थोड़ा सा यहीं पे ट्रिक पहले यूज करो। अगर आप मैथ्स के बच्चे हो तो आपको ये चीज पता होगी, इसका इंटीग्रेशन इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको इस चीज में डाउट हो सकता है। वो आपके इस चीज से आपको बिल्कुल नहीं डरना कि हमको ये चीज नहीं आती तब भी नहीं, छोटा सा पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इंटीग्रेट करने का कोई अगर आपके पास और तरीका हो जाए उससे भी आप कर सकते हो, सिर्फ करना तो इंटीग्रेट ही है। तो मैं मान के चलता हूं कि x इक्वल टू आर टेन थीटा है। थोड़ी ये सिर्फ इंटीग्रेशन को रिड्यूस करने की ट्रिक है, बाकी और एज सच कुछ नहीं, इसका फिजिक्स का कोई कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करना, सिर्फ मैथ्स लग रही है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो dx इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस किया तो यहाँ पे डी थीटा बाई dx आएगा, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो dx इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इतना आ गया। अब इस वैल्यू को इसमें हमने बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, या EX लिखते हैं सीधे से, EX। तो इंटीग्रेट करके हमारे पास कितना आएगा? इंटीग्रेशन में यहाँ पे वैल्यू डालेंगे लेमडा के लेमडा dx की जगह पे क्या डाल सकते हैं आप? आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। एक्स की यहाँ पे क्या डालोगे? आर स्क्वायर टेन स्क्वायर। भाई लिया है तो किसी काम के लिए तो लिया होगा, तो इसको ऐसे तो रखोगे नहीं। यहाँ पे डाला तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ गया, उससे आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, इतना बचा, हाँ बिल्कुल बचा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आखिर क्या होता है? ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैथ्स में बोला जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिंपली आप इसको हटा दो, नीचे लिख दो इनटू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, लेकिन साथ में ये भी तो कॉस थीटा भी तो मल्टीप्लाई करना है, वो तो कहीं भाग नहीं जाएगा, उसको भी तो रखना है। सेक से सेक सिंपली कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? आर से एक आर भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे के लेमडा बाई आर तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो सिंपली बाहर उखाड़ के रख लो, इसको बाहर उखाड़ के रख लिया, ऐसे उखाड़ लिया, बस उखाड़ दिया। अंदर क्या बचा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक लेके जानी है? माइनस थीटा टू टू थीटा वन, माइनस थीटा टू टू थीटा वन। बहुत अच्छे। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, नॉट माइनस साइन थीटा, इट्स साइन थीटा। बहुत अच्छे। EX की वैल्यू कितनी आ गई? के लेमडा बाई आर तो वैसे ही रखा, साइन थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा। इंटीग्रेट कर दो आप इस चीज को, माइनस थीटा वन टू माइनस थीटा टू टू थीटा वन। बहुत अच्छे, यहां तक आप क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अब इस चीज को यहां पे लिख देते हैं साइड में। EX की वैल्यू कितने आने वाली है? के लेमडा बाई आर तो सीधे सीधे बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन थीटा वन माइनस टाइम्स साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा टू। माइनस साइन थीटा कितना होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो पहले एक माइनस लगा है, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा टू लिखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा टू। ये सिंपली कल फॉर्मूला आपका चला आया। ये फॉर्मूला आपका आया है एक्स डायरेक्शन में फील्ड निकालने का, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड निकालने का। बहुत अच्छे, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर होगा, मजे में कंसेप्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसके लिए है, ठीक है। अब हम लोग वाई में भी तो निकालना है, वाई को तो हमको ऐसे छोड़ना नहीं है, तो वाई का भी तो निकालेंगे, तो वाई का निकाल लेते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या है? जो कि पैरेलल डायरेक्शन होगी, वहां पे फर्क कितना आने वाला, जरा आप इस चीज को नोटिस करिए। डी साइन थीटा था y के लिए, x डायरेक्शन में था डी कॉस थीटा। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे डी साइन थीटा होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। क्या डी में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे किसी चीज में चेंज आएगा? नहीं आएगा। जब यहां तक आप पहुंचेंगे, सिर्फ इस चीज को सिंपली आप चेंज करने वाले होगे। इससे यहाँ पे कॉस, यहाँ पे क्या लिखने वाले होगे? साइन थीटा।
बाकी क्या कोई भी चेंजेस करने वाले हो? जब बाकी कोई चेंजेस नहीं करने वाले तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, के लैम्डा आर वैसे ही सब कुछ बाहर है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा? साइन थीटा का। बस यहीं से तो हमको चेंज करना है। अगर इस चीज को मैं रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, इस चीज का इंटीग्रेशन क्या है? बस यहाँ पे x की जगह पे हम लोग को y लिख लेना है, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप सिंपली देख सकते हो क्योंकि थीटा ही चेंज। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा आप बताइए? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं, ई वाई के लैम्डा बाई आर, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं कि ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, अंदर क्या है? साइन ऑफ थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है? माइनस थीटा टू थीटा वन। माइनस को सिंपली बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लेके रख लिया, छोटू सा बाहर आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं। इस चीज को मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, इस चीज को रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी। ई वाई कितना आ गया? ई वाई आ गया के लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा वन माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा टू। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस ही थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो? यहां पे क्या प्लस लगा दें? बिल्कुल नहीं, यहां पे माइनस ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस कॉस थीटा इज कॉस थीटा, सेम होने वाला, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेम होता है। तो सिंपली यहाँ पे आ गया कॉस थीटा टू। तो आपका दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। बहुत अच्छे, कॉस ऑफ थीटा टू। थीटा वन थीटा टू क्या? ये एंगल्स है, बहुत पहले ही मैं इस चीज को आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं, क्लियर कट। तो अब इस चीज के बारे में कर ली कि एक फिक्स लेंथ का आपके पास अगर लीनियर चार्ज है, उसकी इस इक्वेटोरियल पोजीशन जो की होगी उस पर निकालना हो तो दोनों साइड में आपकी फील्ड आएगी। ये नहीं याद रखना कि इस साइड में फील्ड क्या जीरो है, नहीं जीरो नहीं है। स्पेशल केस में जीरो हो सकती है लेकिन जनरल केस में नहीं होगी। जब नहीं होगी तो दोनों फील्ड निकाली है, एक्स डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतनी आती है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और वाई डायरेक्शन में कितनी आती है जो कि पैरेलल डायरेक्शन होगी के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। थीटा वन थीटा टू आपको कैसे लेना है बता ही चुका हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज को भी हम लोग याद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास लाइन चार्ज से ज्यादा इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि ये आपका कभी कभी पूछा जाएगा, वो बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं रफ करते, इसका थोड़ा सा काम पड़ेगा, इसको रफ करते हैं और ये पूरा जो इंटीग्रेशन है इसको रफ कर देते हैं। बहुत बढ़िया, मजे में चलना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऐसे लिखे रखे रहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने बात करनी है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करने वाले हैं। इनफाइनाइट है तो क्या इसका मीनिंग हुआ? इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है आखिर? इनफाइनाइट का मीनिंग भी तो समझते हुए चलते हैं कि ऐसे है, इधर साइड में इनफाइनाइट चला गया, इस साइड में बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट पे हुआ आर डिस्टेंस दूर से। अब आप एक चीज बताओ, इनफाइनाइट होगा तो ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री, क्योंकि बहुत बिल्कुल पैरेलल चले जाओ। अगर आप एक शीट है उसके पास में आओगे तो आपको लगेगा वो प्लेनर है। मान लो ये पूरा एक गोल डिस्क है, आप इसके जितना पास आते जाओगे ये आपको प्लेनर लगने वाली है, क्योंकि आप उसके उतना क्लोज चले जाओ। जितना दूर जाओगे आपको नॉर्मल डिस्क लगेगी। वैसे ही जब इस केस में आप बहुत पास हो गए या ये बहुत ज्यादा होगा तो ये आपको 90, इसका एंड पॉइंट बिल्कुल 90 डिग्री एंगल सबटेंड का। वैसे सिमिलरली नीचे भी 90 डिग्री एंगल सबटेंड करने वाला है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसका क्या मीनिंग हुआ? थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा वन थीटा टू जो अभी मैं लास्ट में बता चुका हूं, बस वही एंगल्स है, बस दोनों एंगल 90 डिग्री होने वाले फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसको आपको समझ आ गया? तो अब ये इतने होने वाले हैं, तो अब इसमें जरा सा वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो पहले हम लोग y में वैल्यू डाल के, ऊपर लिखा है तो चलो ऊपर वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। ई y में वैल्यू डालो जरा, कितनी आने वाली है? के लैम्डा बाई आर, बहुत बड़ी। अंदर क्या आएगा? कॉस ऑफ 90 डिग्री, थीटा वन है वो भी 90 है, थीटा टू है वो भी 90, तो कॉस 90 0 माइनस 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। राम 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 राम, ये क्या हो गया भाई? 0 आ गई। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए उसकी पैरेलल फील्ड, जो पैरेलल फील्ड होती थी ई वाई ऐसी तो होती थी, वो 0 होती है।
भाई बहुत बढ़िया, लेकिन कैसे होती है जरा थोड़ा इसको इंट्यूशन से भी तो समझ के देखते हैं। मैंने थोड़ी देर ही पहले बोला था इस बात को, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो अब थोड़ा सा बैक जाइए, थोड़ा सा बैक जाइए, उस पॉइंट को जरा सा फिर से नोटिस करिए, क्योंकि एक एक पॉइंट की वैल्यू होती है, समझने के ऊपर है। इस पॉइंट पे जब आप आए, आप पीछे जब आप देखिए ई वाई, मैंने बोला था कि मिड पॉइंट पे जरूरी नहीं, अगर मिड पॉइंट पे होता है तो ऊपर नीचे जितना तो दोनों साइड में उतना कैंसिल आउट करवा देगा। बहुत बढ़िया। अब ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ऊपर भी है, इनफाइनाइट नीचे है, तो इनफाइनाइट है तो आप इसकी लेंथ तो फिक्स कर नहीं सकते, बहुत बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। जब बहुत बड़ा होगा तो जितना नीचे बहुत बड़ा होगा उतना ऊपर बहुत बड़ा होगा, तो उसके ये जो कंपोनेंट्स होंगे दोनों साइड में बराबर होंगे, ऊपर इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए फील्ड जीरो आ जाती है। आपको समझ आ गया ये पॉइंट, इसका इंट्यूशन से कैसे मीनिंग निकला एंड फॉर्मूले से कैसे मीनिंग निकला। बहुत बढ़िया। आपको याद रखना है कि पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड जीरो होती है लाइन चार्ज के लिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए पैरेलल। ये पैरेलल डायरेक्शन थी ना लाइन चार्ज के, वहां पे इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं, पैरेलल, ठीक है, और पैरेलल इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं EX जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, वैल्यू डाल दो, k लैम्डा बाई r। बहुत बढ़िया, इतनी तो है। अंदर कितना आएगा, साइन 90 डिग्री, थीटा 1 और थीटा 2 फिर से 90 है, तो साइन 90 1 प्लस साइन 90 1, 1 प्लस 1 2, 2k लैम्डा बाई, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो 2k लैम्डा बाई r आ जाएगा, 2k लैम्डा बाई r। और रे बहुत बढ़िया। याद रखना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज, परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज, परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज 2k लैम्डा बाई r होती है फील्ड, इसमें 2k लैम्डा बाई r। और पैरेलल डायरेक्शन में जीरो, जो पैरेलल होता है इनफाइनाइट लाइन से उस डायरेक्शन में जीरो होती है। कैसे होती है वो भी बता दिया, इंट्यूशन से भी मैंने बता दिया कैसे होता है। ये आपका कंसेप्ट बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा, आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस देन लाइक माय वीडियोस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।